हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली सुबह 11 बजे पीईटी का मॉडल पेपर आपका सॉल्व कराया जाता है। बाकी और भी क्लासें यहाँ पर होती हैं। थोड़ी सी लाइट की समस्या चल रही है इस समय, आंधी तूफान बारिश की वजह से काफ़ी जगह भी ऐसी समस्या देखने को मिल रहे होंगे। तो हो सकता है कि आज यहाँ पर क्लासों की संख्या आपकी कम रहे, लेकिन जो भी क्लास होगी वो आधा घंटा पहले आपकी लग जाएगी, है ना। बाकी आपको मालूम है कि इस क्लास के जस्ट बाद एक क्लास होती है 11:45 में, और एक क्लास आपको शाम को 6 बजे जीके जीएस की होती है, रात को 8:50 में हिंदी की, और इसके बाद 9:30 बजे आपके पीईटी का जो सिलेबस है उसे कवर करते हैं। ये क्लासें आपकी हैं। बाकी टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जो भी सूचना होगी वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद सभी को। गुड मॉर्निंग, खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए, राधे राधे, हर हर महादेव, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीट प्लस सी पेड एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन लेकर आया है आप लोगों के लिए। यहाँ पर संपूर्ण गाइड जो कि पूर्णतः आपकी अपडेटेड होगी, और इस गाइड में आप देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ साथ थ्योरी आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको मिलेगी। इसमें 4 सॉल्व पेपर भी आपके 2023 में जो आपकी परीक्षा हुई थी उसमें जितने भी आपके पेपर हैं, और इसके पहले वाले जो आपके प्रीवियस पेपर हैं वो भी आपको होंगे, आंसर की साथ में होगी। सबसे खास बात यही है कि यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद इनका जो डिस्क्राइब होता है वो आप देख सकते हैं कि एक एक क्वेश्चन में कम से कम 4 पॉइंट आपको देखने को आपको मिलेंगे। तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल बेस्ट बुक आपकी है, और साथ में इसमें देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। आप लोग अगर इसकी थ्योरी पढ़ते हैं तो आप लोगों के लिए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जहां पर आपका जरूरी है उसको आपका हाईलाइट भी कर दिया गया है, ताकि आपको पढ़ना क्या है ये भी इस बुक बारे में यहाँ पर बताया गया है। साथ में यूपीट प्लस सी द्वारा आयोजित किए गए जो भी आपकी परीक्षाएं हैं उनमें पूछे हुए गए जो प्रश्न हैं वो भी इसी में आपको ऐड किए गए हैं। और इसके बाद देखा जाए जो भी क्वेश्चन होंगे उनकी आप व्याख्या देख सकते हैं कि व्याख्या कितनी अच्छी तरीके से की गई है ना। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं और इसके बाद टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं या किताब जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो डिस्क्राइब अगर अच्छे से पढ़ लिया तो फिर आपको दिक्कत नहीं होती है। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं चक्षु प्रकाशन आप लोगों के लिए कम्बो ऑफर लेकर आया है। अगर आप चाहें तो इसका प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, गाइड भी ले सकते हैं, और दोनों ही लेते हैं ऑनलाइन तो आप लोगों के लिए कम्बो ऑफर मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उससे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, या आप जहां से भी हैं आपके यहाँ पर नज़दीकी जो आपकी बुक स्टॉल होगा वहां पर आप जाएंगे, चक्षु प्रकाशन के लिए ये कवर पेज दिखा देंगे और आपको चक्षु प्रकाशन की बुक अवेलेबल आपको मिलेगी। कह रहा है हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। चलिए जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। कह रहा है हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, यहाँ पर आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए 1 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा। आप कहेंगे सर 1 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर लोहा, है ना। याद रखिएगा जिसका भी ऑप्शन आ रहा है ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा कि भैया हड़प्पा जो संस्कृति थी ये कांस्य युगीन थी। कृषि कार्य हेतु कांसे के औजारों का प्रयोग होता था, जबकि सोना चांदी ये अफगानिस्तान से आते थे, है ना। लेकिन भैया ये जो लोहा है, लोहा की खोज आपकी नहीं हुई थी, प्राप्ति इस समय नहीं हुई थी। तो ऑप्शन आ गया है ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके शासन काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, और संभावित है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल भी सकता है। यहाँ पर जो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों शिशुनाग वंश में एक शासक था कालाशोक। कौन था? कालाशोक, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर है। और इसके समय दोस्तों दूसरी संगीति आपकी हुई थी, है ना, और ये आपके वैशाली में की गई थी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका कौन सा होगा, ए नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि चालुक्य वंश का सबसे महानतम राजा इनमें से कौन था। बताइएगा कि चालुक्य वंश का सबसे यहाँ पर महानतम शासक जो था इनमें से कौन हो जाएगा। राइट आंसर देना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर देखिए मंगलेश दिया है, पुलकेशन दिया गया है ना। यहाँ पर पुलकेशन द्वितीय भी दिया गया है। तो आप कहेंगे सर चालुक्य वंश में जो आपका पुलकेशन द्वितीय था, कौन था? पुलकेशन द्वितीय था। दोस्तों याद रखिएगा ये सबसे प्रसिद्ध आपका राजा था, और इसके विषय में ऐहोल अभिलेख में उसके समकालीन जो आपके रवि कीर्त थे उनसे जानकारी भी देखने को यहाँ पर मिलती है। तो ऑप्शन जो आपका बन जाएगा वो आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गीत गोविंद के रचयिता कौन है। गीत गोविंद के रचयिता यहाँ पर कौन हो जाएंगे। गीत गोविंद के रचयिता पूछा गया है, तो आप कहेंगे गीत गोविंद के रचयिता हैं यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा जयदेव हो जाएंगे। कौन? जयदेव, है ना। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। इन्होंने ये जो आपके थे संस्कृत भाषा के एक महाकवि रहे हैं, है ना, और बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि भी रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। बताइएगा
कि दिल्ली का जो लाल किला है कहाँ पर है, दिल्ली का लाल किला। और जब दिल्ली के लाल किले की बात करें तो आपको बताना है कि सर यहाँ पर जो ऑप्शन है बी नंबर है शाहजहां। ठीक है, शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नगर की स्थापना भी की थी और अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित भी किया था, है ना। और शाहजहानाबाद जो आपका है भवनों में लाल किला में सबसे ज्यादा प्रमुख आपका आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से किस अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक अखबार था जो कि 1878 में एक समर्थन किया था प्रेस एक्ट के तहत। ये आपका है पायनियर, क्या है, पायनियर अखबार था। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका ए नंबर है, इसका राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी। बताना है कि आगरा में, है ना, आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई वो किसके कार्यकाल में हुई। यहाँ पर ऑप्शन देना है आपका 7 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। और 7 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा, आप कहेंगे 7 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, लॉर्ड एल्गिन। कौन है, लॉर्ड एल्गिन के समय आपका हुआ था। इसका जो ऑप्शन बनेगा 7 नंबर में, सॉरी लॉरेंस होंगे, क्योंकि लॉरेंस स्थापना कब हुई थी, 1866 में हुई थी। और 1866 में हुई थी तो भैया देखा जाए 1869, है ना, 1869 में इसे आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया था। तो इसका मतलब आपका ये लॉरेंस आएंगे। ठीक है, देखो अगर आपको डेट याद है तो गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अंग्रेजों में से अगर डेट याद है तो कंफ्यूज आपका हो ही नहीं सकता, आंसर आपको पक्का आएगा, है ना। यहाँ पर याद रखिए ईस्वी के हिसाब से आप देखेंगे तुरंत आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये है आपके लॉरेंस हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 1857 की क्रांति के किस क्रांतिकारी का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपने हमेशा पढ़ा भी होगा, रामचंद्र पांडुरंग जो कि आपका नाम किसका था, तो आप कहेंगे सर तात्या टोपे का था। ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर, तात्या टोपे जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आपके अंग्रेजों ने क्या किया था कि 1859 में शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी यहाँ पर दे दी गई थी। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसके पत्र में मिलता है। स्वदेशी आंदोलन का जो विचार है वो सर्वप्रथम किसके पत्र में मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 9 का ऑप्शन देना है और 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा कृष्ण कुमार मित्र। क्या, कृष्ण कुमार मित्र के पत्र में संजीवनी में प्रस्तुत किया गया था, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका जिसका भी आ रहा है डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। यहाँ पर 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए 11 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। याद रखिएगा ये है आपके स्टेपीज घास के मैदान हैं जो कि आपके यूरेशिया में पाए जाते हैं। यूरेशिया जो कि आप देख सकते हैं एशिया और यूरोप के मध्य का भाग होता है ना। ये आपका स्टेपीज घास के मैदान है, ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछें कि भैया डाउन्स जो आपके हैं, डाउन्स घास के मैदान ये कहाँ मिलते हैं, चलिए बताइएगा। यहाँ पर बताना है डाउन्स ये आपको मिलेंगे कहाँ पर, आपके ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, वेल्ड घास के मैदान आपके दक्षिण अफ्रीका मिलते हैं। पंपास घास के मैदान आपके अर्जेंटीना में मिलते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा जो कि स्थलीय सीमा आपको बनाता है। स्थलीय सीमा अगर बनाता है तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। जब स्थलीय पूछा गया है तो स्थलीय आपको बताना है। ठीक है, जब स्थलीय पूछा जाए तब आपको स्थलीय बताना है। और यहाँ पर देखा जाए स्थलीय सीमा में तो जवाब सबका सही है। यहाँ पर बांग्लादेश आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, बांग्लादेश इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगर पूछे आपसे दूसरे नंबर पे तो आप क्या जवाब देंगे, अगर आपसे तीसरा पूछ ले तो क्या जवाब दे, चौथा पूछ ले तो क्या जवाब देंगे। तो हमने बताया था बचपन का सपना एमबीए। ठीक है, बचपन का सपना जो आपका है एमबीए है। ये क्रम आप लोगों को याद रख लेना है, यही क्रम से आप पढ़िएगा, आपको पूरा क्रम आपका बिल्कुल सही दिया गया है, सटीक आंसर आपका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन चीन का समवर्ती देश आपका नहीं है, बताइएगा जवाब क्या हो जाएगा। चलिए खुश रहिए। यहाँ पर देखो दिया गया है कि चीन का समवर्ती देश नहीं है। अब आप देख लीजिए कि चीन के समीप आपका कौन सा देश नहीं आता है। आप कहेंगे सर रूस तो आता है, पाकिस्तान भी हो, मंगोलिया भी होगा, लेकिन ये जो आपका दिया गया बुल्गारिया है ना, बुल्गारिया ये यूरोप का है। कहाँ का है, यूरोप का है। तो भैया आप देखेंगे जो चीन के साथ लगे हैं मंगोलिया है ना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जितने तान है वो भी आपके हैं, पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान भी है, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, उत्तर कोरिया, ये आपके इससे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी का अपवांछित नहीं होता है। क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे क्या कहने वाला है। देखिए 14 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, चाड हो जाएगा, चाड। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका देखा जाए खांडा, बुरंडी, कांगो, केन्या, इथोपिया, सूडान है ना, युगांडा, ये मिस्र नील नदी के अपवाह बेसिन के भाग है। मतलब जैसे होता है ना कि जैसे अपना गंगा है और गंगा में बेसिन देखा जाए कि गंगा का
प्रवाह क्षेत्र काफी दूर तक होता है, उसकी शाखाएं भी होती हैं। तो जितनी दूर तक उसकी शाखाएं होती वो प्रवाह क्षेत्र होता है। तो उसी प्रकार से इस नील नदी का भी प्रवाह क्षेत्र इतने में था, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा है, और नहीं पूछा है तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये है भैया चार्ड। चार्ड से इसका विस्तार आपका नहीं है, यहाँ से कोई बेसिन आपका नहीं जाता है आपकी नील नदी का। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताइएगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो आपकी है इनमें से कौन हो जाएगी। विश्व की सबसे लंबी नदी जो आपकी है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जवाब तो भैया सभी लोग देंगे, है ना। अगर इतने लोग जुड़े हैं, अगर इतने लोगों में से अगर 50% लोगों ने भी जवाब दे दिया तो हम समझेंगे कि नहीं भैया ऐसे क्वेश्चन जो आपको हमेशा रटे होना चाहिए जवान में वो पूरे आ रहे हैं, है ना। और भैया लाइक की संख्या भी बढ़ा दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना। जो लोग भूल गए हैं या लेट में आए हैं, जिनको ध्यान नहीं रहा है, वही लोग लाइक करिएगा, लेकिन जबरदस्ती लाइक ना करें, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जबरदस्ती लाइक करते हैं कि सर कहते हैं तब करते हैं, ठीक है ना। तो जो लोग यहाँ पर हैं, जो लोग भूल गए हैं या अभी बाद में जुड़े हैं या ऑफलाइन भी आपके हैं, तो वो लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। आप लोगों के लिए इतनी क्लास में मेहनत की जाती है, तो सभी लोग भाई लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है कि निम्न से प्रवाह क्षेत्र अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी, और सबसे लंबी नदी जो आपकी है वो कौन सा होगा, अमेजन होगा क्या भाई। चलिए कह रहे हैं अमेजन नदी है भैया। यहाँ पर दिया गया है अपवाह क्षेत्र, और जब अपवाह क्षेत्र दिया है तो देखा जाए तो जवाब लगभग सबके सही आ गए हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर भी अभी गलत दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर आंसर को लगाते हैं आपका बी नंबर, यहाँ पर अमेजन आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिए 15 का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से यहाँ पर आपका अमेजन बनेगा। 15 का ऑप्शन दोस्तों बी बनेगा, क्योंकि अपवाह क्षेत्र मतलब ये हुआ कि भैया कितनी दूर तक जाती है। आपने देखा है अमेजन नदी देखा है, अमेजन के जो जंगल आपके हैं, जंगल पूरे जंगलों से ये बहती हुई आपकी जाती है। इसका जो चौड़ाई क्षेत्र है ना, वो आपका अमेजन का सबसे है। अगर सिर्फ से सबसे लंबी पूछ लेता तब आप नील नदी कहते, लेकिन अपवाह क्षेत्र जो आपका है काफी दूरी से बहती है ना, तो ये है आपकी अमेजन नदी। तो इसलिए इसका ऑप्शन आप देंगे अमेजन बताइएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है। यहाँ पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है कि सर जीएसटी परिषद का जो मुख्यालय है वो आपके है कहाँ पर। इसका आंसर क्या बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 16 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आप सभी का जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। ये जीएसटी परिषद का मुख्यालय आपके दिल्ली में है। कहाँ पर है आपके, दिल्ली, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके वित्त मंत्री होते हैं, याद रखिएगा, है ना। अगर हम आपसे पूछे, एक पॉइंट आपसे पूछने वाले हैं कि जीएसटी बिल को स्वीकृति देने वाला पहला राज्य कौन था। बताइएगा जीएसटी बिल को स्वीकृति देने वाला पहला राज्य इनमें से कौन था। जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या आंसर आपका हो सकता है। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले जीएसटी स्वीकृति दिया था असम ने। किसने दिया था, असम ने दिया था। असम आपका आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा। इसका जो आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं कि भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी। बताइएगा कि भारत में जो हरित क्रांति है वो शुरुआत हुई थी, ये कब शुरुआत हुई थी, इसका ऑप्शन देना है। तो भैया 17 का ऑप्शन यहाँ पर क्या बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर 17 का ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जब आपका गैपिंग आई थी ना 66 से 67, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और देखा जाए गेहूं, चावल और ज्वार में लगभग देखा जाए 2-3 गुना वृद्धि आपको देखने को मिली थी, ठीक है ना। अगर पूछे विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत आपके 1960 में हुई थी। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा यहाँ पर शुरुआत की गई थी दोस्तों। अगर विश्व में पूछता है तो, भारत में पूछा है तो आप तो लगा ही दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर जवाब देना है आपसे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पहले अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है एक वाणिज्यिक बैंक है ना, जो कि पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथ में है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके पहले अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। फिरोज शाह मेहता इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और ये 1911 में स्थापित किया गया था। बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 1991 में भारतीय मुद्रा का किया गया था। 1991 में भारतीय मुद्रा का क्या किया गया था, बताइए क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे 1991 में भारतीय मुद्रा का जो किया गया था यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर बताइए, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, निर्गमन किया गया था। क्या किया गया था, निर्गमन बोलेंगे, निर्गमन, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए जो भारतीय मुद्रा है 2 और 4 का अवमूल्यन किया गया था। इनमें से देश में विदेशी मुद्रा में आगमन में वृद्धि हो गई थी। तो इस कारण से ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। जब हमारे देश की मुद्रा विदेशों में जाती है तो वह मुद्रा निर्गमन होती है, ठीक है, समझ रहे हैं। जब अपने देश की मुद्रा विदेशों में जाती है तो वह मुद्रा क्या होती है, निर्गमन कहलाती है, याद रखिएगा।
आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है। अब आप देख सकते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये आयरलैंड से हैं, इसका आपका 2 बन जाएगा, है ना। इसका क्या बनेगा, यहाँ पर 2 बन जाएगा। अगर मूल अधिकार पूछे कि मूल अधिकार कहाँ से, आप कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं, तो अमेरिका जो आपका है वो आपका 4 में हो जाएगा। समवर्ती सूची आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर 3 हो जाएगा। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक सशक्त निहित है, ये जो आपका है ये कहाँ से है, तो भैया आप कहेंगे जो बचा हुआ है यहाँ पर कौन सा, 1 नंबर कनाडा, ये आपका आंसर आपका हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर आपका 2 4 3 1, देखिए कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर 2 4 3 1 देखिए ऑप्शन मिल गया है, आपका डी नंबर है यहाँ पर राइट हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। मतलब जो पंथ निरपेक्ष शब्द आपने पढ़ा होगा, ये पंथ निरपेक्ष जो शब्द है ये मतलब इसका अर्थ है होता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 22 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है कि नहीं सिर्फ हिंदू हिंदू रहेंगे। भैया राज्यों में देखिए हिंदू भी है, मुस्लिम है, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, सब लोग हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। अपने अनुसार अपने मन से आप लोग धर्म अपना सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए मूल अधिकारों से संबंधित एक विवाद आया था और ये विवाद जो आपका है इनमें से ए नंबर है। याद रखिए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो कि आपका 1967 में, जो लोग यूपीएसआई की तैयारी करते हैं उनको ये सब चीज़ें याद हैं क्योंकि यूपीएसआई में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, है ना। ये जो आपके बनाम पंजाब बनाम केरला बनाम तमिलनाडु कौन सा विवाद किससे जुड़ा है, वहाँ पर ये ढेरों क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति या कोरम कितनी होती है। हमने आपको बताया था कि भैया लोकसभा तभी काम की जाएगी जब उनमें से सदस्यों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों सदस्यों की संख्या 1/10 होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, क्या सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब देखा जाए तो भैया लोकसभा से 55 सदस्य होना जरूरी होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना जो की गई है वो आपकी किसमें की गई है। संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधी जो विवेचना है यहाँ पर 25 नंबर में। तो ऑप्शन दोस्तों आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर है। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 268 से लेके 293 तक जो आपके हैं वित्तीय संबंधी विवेचना आपको दी गई है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है विटामिन ए का समृद्धतम स्रोत जो आपका है इनमें से क्या है। भाई ये बताइए अगर आपको विटामिन ए की जरूरत पड़ती है तो आप क्या करेंगे। चलिए विटामिन ए का जो समृद्ध स्रोत होता है वो क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है संतरा, सेब, अंडा या कोड लीवर ऑयल, क्या बनेगा। अब ये क्वेश्चन अगर आप जवाब देते हैं, है ना, 5 लोग भी जवाब दे देंगे तो हम समझेंगे कि नहीं थोड़ा बहुत आप लोग मेहनत जरूर कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा, विटामिन ए का समृद्ध स्रोत आपका कौन सा है। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं सेब हो जाएगा, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं भैया अंडा हो जाएगा। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। चलिए कह रहा है डी होगा। अच्छा भैया अब आपको बता दें कि याद रखिए जिनको टीबी हो जाते हैं, ठीक है ना, जिनको टीबी के जो बीमार होते हैं, टीबी के जो मरीज होते हैं, तो उनसे कहा जाता है कि मछली, है ना, क्या मछली का सेवन करें। और मछली का जब सेवन नहीं करते हैं तो भाई क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं मछली तो खाती नहीं है ज़्यादा, तो उनके लिए मछली का तेल का भी प्रबंध किया जाता है। तो ये जो दिया गया है कॉड लीवर ऑयल, है ना, क्या दिया गया है, कॉड लीवर ऑयल जो दिया गया है ये आपका होता है दोस्तों, याद रखिएगा इसमें से विटामिन ए आपका होता है, याद रखिएगा। तो आपका जवाब इनमें से क्या होगा, डी नंबर जिसका आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, अरे खाती हैं भैया हमें मालूम है लड़कियां भी खाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी की तरह नहीं खाते हैं, जैसे आदमी होते हैं जहां भी बैठ जाए वहीं पर खा लेंगे, ठीक है ना। अपने थोड़ा सा हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो हो सकता है आदमी पीछे हो जाए महिलाएं आगे हो जाए, ठीक है ना। चलिए रक्तचाप में उच्चतम बिंदु कहलाता है। दोस्तों ये बताइएगा कि रक्तचाप में उच्चतम बिंदु जो होता है वो क्या होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा 27 नंबर में वो ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। याद रखिएगा ये होता है हाइपरटेंशन। क्या होता है, हाइपरटेंशन, मतलब रक्त वाहिकाओं में जो दाब जो होता है उच्च हो जाता है, मतलब उच्च रक्तदाब को कहते हैं हाइपरटेंशन। और अगर रक्त वाहिनियों में निम्न दाब होता है उसे बोलते हैं हाइपोटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर होता है कि जो हृदय होता है जब सिकुड़ता है, हृदय सिकुड़ने के कारण जो होता है उसे बोलते हैं सिस्टोलिक दाब। क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक दाब जो होता है उसे कहते हैं जब हृदय होता है सिकुड़ता है ना, सिकुड़ने के कारण। और जो डायस्टोलिक होता है तो हृदय की विश्राम अवस्था होती है, ठीक है, याद रखिए डायस्टोलिक में हृदय की विश्राम अवस्था होती है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रदूषक घटक मानव के लिए सबसे हानिकारक है। भाई यहाँ पर आप देखेंगे कि मानव के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक जो आपका है यहाँ पर कौन सा है।
कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, शीशे के कण या कार्बन के कण। सबसे ज्यादा देखो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सभी हानिकारक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए इनमें से एक ऐसी भी चीज होती है जो मनुष्य के लिए और दिक्कत होती है। भाई हम यहाँ पर कह दें कार्बन डाइऑक्साइड, शीशे के कण, दिक्कत तो सभी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा दिक्कत होती है वो किससे होती है। चलिए तो दोस्तों ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको ऑप्शन ए बनाएंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे हानिकारक होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर आप कमरे में हैं और कमरे में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है, अर्थात जैसे लकड़ी जल रही है ना, उसका धुआं आ रहा है, आपके बॉडी के अंदर जा रहा है ना, रक्त से मिल रहा है, तो उससे क्या होता है, रक्त में ऑक्सीजन के साथ घुल जाती है ना, ऑक्सीजन की कमी को कम कर देती है, जिससे क्या होता है, मानव की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर आंसर आपका जो बनेगा वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि संहति और ऊर्जा के बीच किसने संबंध स्थापित किया था। यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वो राइट इनमें से यहाँ पर आंसर है राइट क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है। 29 नंबर आपसे कह रहा है सर संहति और ऊर्जा के बीच किसने संबंध स्थापित किया। आपका जवाब इनमें से क्या होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर जो लॉक किया जाएगा वो बी हो जाएगा। याद रखिएगा आइंस्टीन ने किया था। किसने? आइंस्टीन ने यहाँ पर किया था। याद रखिएगा संहति मतलब होता है द्रव्यमान। ठीक है ना, मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित किए गए थे। E बराबर mc²। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है टार्च में किस दर्पण का उपयोग होता है। ये जो टार्च होती है उसमें कौन सा दर्पण लगाया जाता है। तो टार्च में क्या लगेगा भाई, अवतल दर्पण लगेगा, है ना। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा कि अवतल दर्पण का प्रयोग होता है क्योंकि यह परावर्तक का कार्य करता है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि टुक और टूक समसुत भिन्नार्थक हैं। देखिए सुनने में आपको लग रहा है टुक टूक, है ना, एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन अर्थ तो यहाँ पर अलग अलग होंगे। और जब अर्थ अलग होंगे तो आप बताइए कि यहाँ पर आंसर आपका क्या राइट हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए टुक मतलब होता है क्या, यहाँ पर जल्दी से बताइए। चलिए 56 नंबर में यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा थोड़ा और टुकड़ा। याद रखिएगा कि थोड़ा और टुकड़ा, जहां टुक का अर्थ होता है थोड़ा और टुक का अर्थ होता है टुकड़ा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है। कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है, अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। अब देखिए भाई आप कहेंगे कि देखा जाए तो आपसे पहला पॉइंट कह रहा है तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं बिल्कुल सही लग रहा है ना। यहाँ पर दिया गया है अच्छा तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं। ठीक है, तुम तुम्हारे घर, देखो यहाँ पर गलती मिल गई है ऑप्शन नंबर, तुम तुम्हारे घर चले, ये क्या है, क्या रहे तुम तुम्हारे घर चले जाओ, ये क्या सही है क्या, नहीं सही है, ऑप्शन डी नंबर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संदेश राशक के रचयिता बताना है। संदेश राशक के रचयिता बताना है, ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देना है। और भाई वीडियो को भी लाइक करिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं क्लास में। ठीक है ना, यहाँ पर अभी तक भैया आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेगा। ठीक है, जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं, है ना, तो सभी लोग लाइक करेंगे। ऑफलाइन जुड़े हैं ऑफलाइन, ठीक है, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन, सभी लोग भाई वीडियो में लाइक करिएगा। जो लोग देख लीजिएगा लाइक की संख्या नहीं है आपने लोग किया है तो लाइक की संख्या भाई बढ़ाइए। ठीक है, आनंद तभी आएगा, थोड़ा सा हलचल होना चाहिए क्लास में। संदेश राशक के रचयिता पूछा गया है, ये है अब्दुल रहमान। कौन? यहाँ पर दोस्तों देखा जाए 58 नंबर में तो ऑप्शन बी आ रहा है अब्दुल रहमान आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, अब्दुल रहमान हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से कौन सा उच्छावास का संधिविच्छेद है। उच्छावास का संधिविच्छेद पूछा गया 59 में। अब आप कहिए कि उच्छावास, तो यहाँ पर आंसर आपका 59 में क्या हो जाएगा, तो उत्तधन श्वास हो जाएगा। उत्तधन श्वास जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर, और ये क्या है आपका व्यंजन संधि हो जाएगी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आंखों में गणना इस मुहावरे का अर्थ बताना है। आंखों में गणना इस मुहावरे का अर्थ यहाँ पर बताना है। जब आप छोटे थे मेला घूमने जाते थे, वहां पर अगर आपको कोई वस्तु अच्छी लग जाए तो है ना, पूरे मेला में कहते थे मम्मी मुझको वही चाहिए, मम्मी मुझको वही चाहिए, पापा मुझे वही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक मिल नहीं जाता था तब आप लोग वही मेला में ही लौट जाते थे, है ना। हम तो वही लौट जाते थे, आप लौटते थे नहीं जानते। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि आंखों में गणना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो वस्तु को पाने की उत्कर्ष लालसा, जो कि ऑप्शन है क्या, यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी झापड़ भी पा जाते थे, ऐसा नहीं कि सब कुछ मिल ही जाता है। कह रहे शतरंज की ग्रांड मास्टर बनने वाली पहली महिला, यहाँ पर बताना है, यहाँ पर ग्रांड बताना है, शतरंज की ग्रांड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला यहाँ पर कौन है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा साथियों। चलिए जल्दी से बताना है आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो शतरंज की ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भारतीय महिला थी जो विजयलक्ष्मी। कौन है? एस विजयलक्ष्मी, जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। और इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी पुस्तक बेनजीर भुट्टो के द्वारा लिखी गई है? बेनजीर भुट्टो के द्वारा लिखी गई है, ये आपकी पुस्तक है दोस्तों, काफी अच्छी पुस्तक है, डॉटर ऑफ द ईस्ट, है ना, ईस्ट, डॉटर ऑफ द ईस्ट, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। बेनजीर भुट्टो के द्वारा ये आपकी लिखी गई है। बेनजीर भुट्टो कौन है तो बताइएगा, यहाँ पर बताइएगा बेनजीर भुट्टो है कौन या है कौन, जल्दी से बताइए। बेनजीर भुट्टो है कहाँ से, ये जल्दी सबसे पहले बताइए, जल्दी से बताना है आपका आंसर क्या होगा भाई। बेनजीर भुट्टो है कौन, डॉक्टर है क्या? अच्छा, ये है कहाँ से ये बन रहे हैं, ये पाकिस्तान के हैं। कहाँ के हैं? चलिए पाकिस्तान। अच्छा ये बताइएगा कि बेनजीर भुट्टो, ये जो आपके हैं बेनजीर भुट्टो, ये मेल है या फीमेल है, ये बताइए। बेनजीर भुट्टो जो आपके हैं ये मेल है या फीमेल है, ये बता दीजिए जल्दी से। इतना बता दीजिए तो हम समझ जाएंगे कि आप छोटी छोटी चीज़ों को भी यहाँ पर ध्यान देते हैं। बेनजीर भुट्टो जो आपके मेल हैं या फीमेल हैं? चलिए नल्ला पाकिस्तान, चलिए कुछ लोग कह रहे हैं मेल है, कुछ लोग कह रहे हैं फीमेल है, ठीक है। तो चलिए जिन लोगों ने मेल दिया है उनका जवाब यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये आपकी फीमेल है, याद रखिएगा। जो आपके बेनजीर भुट्टो है पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है ना, याद रखिएगा। बेनजीर भुट्टो जो आपके हैं ये पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, याद रखिएगा, ठीक है ना, गलती अब मत करिएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है गोकुल पुरस्कार जो संबंधित है किससे संबंधित है? चलिए बताना है कि गोकुल पुरस्कार का जो संबंध है वो आपकी किससे है? आप कहेंगे सर गोकुल है और गोकुल में गाय बहुत होती हैं। अब जब गाय होती हैं तो आप कहेंगे सर दूध उत्पादन से होगा। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है ना, ये दूध को बढ़ावा देने, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि थाटेकड़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? दोस्तों थाटेकड़ पक्षी अभ्यारण्य केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है, इसका राइट हो जाएगा। और ये 1983 में स्थापित किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कृषि क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? भैया कृषि क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली जो आपकी ग्रीन हाउस गैस है वो आपकी कौन सी है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा? तो भैया ये नाइट्रस ऑक्साइड है ना, और नाइट्रस ऑक्साइड जो कि ग्रीन हाउस गैस भी होती है। यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस आपसे पूछ भी लिया गया है, तो आपका आंसर है यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि भैया भूमि से नाइट्रोजन गैस निकलती है और ऑक्सीजन से क्रिया करती है, तब नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण कर लेती है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रीस की मुद्रा क्या है? ग्रीस की मुद्रा क्या है? आप कहेंगे सर ग्रीस की मुद्रा, जो ग्रीस है उसे यूनान भी कहते थे, है ना, यूनान के नाम से जानते हैं। तो इसके दोस्तों राजधानी एथेंस, क्या है? एथेंस, जो कि यहाँ पर आंसर कोई है क्या ऑप्शन में? हमें तो कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, और जब दिख नहीं रहा है तो ग्रीस की मुद्रा आपका बताइए क्या हो? अच्छा, क्योंकि राजधानी हम बोले हैं ना कि ग्रीस अर्थात एथेंस, जो यूनान है उसकी राजधानी क्या थी? एथेंस, लेकिन ये आपका है आपकी यूरोप में, और यूरोप में चलती है यूरो चलता है। क्या चलता है? यूरो चलता है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि मुद्रा पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो राइट हो जाएगा 16 नवंबर। 16 नवंबर 1945 की स्थापना यूनेस्को की गई थी। यूनेस्को का उद्देश्य होता है कि विश्व भर में शांति के लिए, है ना, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृत के क्षेत्र में योगदान देने के लिए। बड़ी क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? दोस्तों ऑप्शन को लॉक किया जाए, आपका जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी। कहां पर है? ये है ऑप्शन आपका बी नंबर है। अगर आपसे पूछे 4 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो 4 जनवरी को मनाते हैं लुईस ब्रेल दिवस। लुईस ब्रेल दिवस है मतलब जो लोग अंधे होते हैं उनको पढ़ने लिखने की जो लिपि दिया है, प्रदान किया है, लुईस ब्रेल ने दिया था, इसलिए लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाते हैं। अगर पूछे 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो आप कहेंगे कि विश्व हिंदी दिवस। क्या? विश्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस नहीं बोल रहे हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं आपके 10 जनवरी को। और 15 मई को मनाते हैं विश्व परिवार दिवस। विश्व परिवार दिवस। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय कला का स्वर्णिम युग किसे कहा जाता है? भारतीय कला का स्वर्णिम युग जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो भारतीय कला दोस्तों याद रखिए जो आपका गुप्त काल था, है ना, ये जो आपका है नंबर है, गुप्त काल जो है इसे भारतीय कला का स्वर्णिम युग कहा गया है, याद रखिएगा। क्योंकि गुप्त काल में अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, है ना, नासिक की गुफाएं, ये सब आपकी इसी संबंधित है गुप्त काल से। अगला क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है, कह रहा है पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादक हैं? यहाँ पर आंसर लॉक करना है। तो भैया देखा जाए पंडित शिव कुमार शर्मा ये आपके संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है ना। और ये जो आपके हैं संतूर वादक हैं, संतूर वादक जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़े क्वेश्चन हैं। हाँ, अगला पॉइंट जो आपका है वो थोड़ा आपको क्या है समझने वाला है, सुनने वाला है। अब आपको क्या करना है कि जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना, सभी लोग वीडियो को लाइक करें
हम यहाँ पर क्या है कि कुछ चीजें हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं, है ना। तो जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोग लाइक करिए और सुनिए, क्योंकि अब सुनने का समय आ गया है। हम बोलेंगे और आप सुनेंगे, बस आपको अपने अंगूठे का प्रयोग नहीं करना है, आपके अंगूठे थक गए होंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, प्रमुख रेखाओं में देखिए रेड क्लिफ रेखा। आप जानते हैं कि जो रेड क्लिफ रेखा है ये भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। इस रेखा का निर्धारण सर सैरियल रेडक्लिफ द्वारा 1947 में किया गया था। कब? 1947 में किया गया था। अगला दोस्तों यह गया मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन को अलग करती है। क्या? भारत और चीन को अलग करती है। इस रेखा का निर्धारण सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा 1914 में किया गया था। कब? 1914 में किया गया था। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा वर्तमान में, याद रखिएगा, वर्तमान में जो डूरंड रेखा है वो आपके किसके बीच है? तो आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आपका है, याद रखिएगा। और इसका निर्धारण सर हेनरी के द्वारा 1986 में किया गया था, याद रखिएगा। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा आपका ये बनाता था। अगला है शून्य रेखा। देखो हमने आपको बताया था भैया, जो शून्य रेखा है ये भारत बांग्लादेश में, जो आपका बांग्लादेश और त्रिपुरा है इनके बीच शून्य रेखा बनाते हैं, याद रखिएगा। मॉडल पेपर में क्वेश्चन मिला भी था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, पाक जल संधि। दोस्तों पाक जल संधि की अगर बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से क्या करता है? जोड़ता है, क्योंकि खाड़ी की बात हो रही है। ये भैया आपका है पाक की खाड़ी, यह है मन्नार की खाड़ी, इसको जोड़ने का कार्य करता है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, और अलग किसको कर रहा है? श्रीलंका और भारत को। तो ये जो आपकी पाक जल संधि है वो दोस्तों याद रखिएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच आपका है। देखा जाए तो भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के जाफना द्वीप को अलग करती है, याद रखिएगा, ठीक है। श्रीलंका में जो जाफना द्वीप है ना, और भारत में जो तमिलनाडु राज्य है इनकी सीमा को अलग करती है। अब आते हैं दोस्तों कुछ और भी आपके हैं, जैसे मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच, है ना। मोहन आई चीन, क्या? मोहन आई चीन, ये ट्रिक से रख सकते हैं। रेड क्लिफ रेखा ये आपका भारत और पाकिस्तान, रेड बीपी, ठीक है ना। यहाँ पर डूरंड रेखा ये आपको क्या कर लेना है? आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाएगा। शून्य रेखा सुनो बीबी, यहाँ पर भारत और बांग्लादेश हो जाएगा। और अगला दिया गया है पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका के बीच है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है। ढक्कन पास आपका है, ढक्कन पास होता है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच आपका है। ग्रेट चैनल सुमात्रा और निकोबार द्वीप के बीच में पड़ता है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिएगा कि जो आपके 8 डिग्री चैनल है ना, मामी, मामी मतलब होता है मालदीव और मिनिकॉय, इनके बीच आपका है जो आपका 8 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल आपका लक्ष्मी अर्थात लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है, अर्थात यहाँ पर 9 डिग्री। 10 डिग्री जो आपका होता है आन मतलब होता है अंडमान और निकोबार के बीच है, यहाँ पर 10 डिग्री चैनल। अगर हम आपसे पूछे भैया अंतरराष्ट्रीय रेखाएं भी पूछ लेता है, तो देखो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय रेखाओं में यहाँ पर हिंडनबर्ग रेखा, हिंडन वाले को आपको रटना है कि हिंद जपो। क्या? हिंद जपो। ये ट्रिक है कि जर्मनी और पोलैंड के बीच आपकी हिंडनबर्ग रेखा जाती है। मैन रहीम रेखा दोस्तों, रहीम फिर रूस गया, रहीम फिर रूस गया, मतलब फिनलैंड और रूस के बीच आपकी मैन रहीम है। मैग्नी नॉट रेखा आपकी मैगी नॉट फ्रांस जा रहा है, मतलब फ्रांस और जर्मनी के बीच है। 17वें नंबर की जो आपकी समानांतर रेखा है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है। 24वीं आपकी भारत जो कि आपका कच्छ है और पाकिस्तान के बीच आपका है। 38वीं आपकी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया है। 49वीं जो आपकी है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा क्या करता है? यहाँ पर मिलान करता है ना। नंबर में और आपसे कह रहा है कि पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित हुआ है? यहाँ पर 28 नंबर है। और 28 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए ये हुआ है आपका यूएई में हुआ है। कहां पर हुआ है? यूएई में हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक आपका अगर भारत में पूछ लेता है, देखो ये तो आपका वैश्विक है यानी विश्व के हिसाब से है। और अगर भारत शिखर सम्मेलन हो जाता तो तेलंगाना है, जो कि आपका ऐतिहासिक वैश्विक सम्मेलन में भाग लिया है, जो आपका तेलंगाना सरकार है। यहाँ पर वैश्विक है और वैश्विक में है, तो आपका आंसर आपका सी यूएई हो जाएगा, ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 29 नंबर और आपसे कह रहा है मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला आपकी कौन है? चलिए यहाँ पर जो आप देना है आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा कि मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला आपकी कौन है? यहाँ पर 29 नंबर है। और 29 नंबर की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों, इनका सी नाम है, इनका नाम है तेसेंगो लेगई। क्या नाम है? तेसेंगो लेगई इनका नाम है, तो ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 30 में से, और 30 नंबर आपसे कह रहा है कि बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया है? यहाँ पर 30 नंबर है और 30 का जो ऑप्शन बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो 30 नंबर का जो ऑप्शन है बी हो जाएगा, ये दक्षिण अफ्रीका में है। कहां पर है? तो आपके दक्षिण अफ्रीका, इसका ऑप्शन आपका जो बनेगा वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। कहां पर है?
जोहान्सबर्ग में आपका किया है। याद रखिए ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला पॉइंट दिया गया है और अगला पॉइंट आपसे कह रहा है 31 नंबर, इसको कर लीजिएगा कि ग्रीन रेटेड स्कूल से प्रमाणित पूर्वोत्तर के एकमात्र नामची पीएम श्री सरकारी स्कूल का संबंध किस राज्य से? यानी इसी स्कूल को ग्रीन रेटेड स्कूल से प्रमाणित किया गया है। पूर्वोत्तर का ये एकमात्र नामची पीएम श्री सरकारी स्कूल है। यहाँ पर 31 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा डी, आपका सिक्किम है। ऑप्शन डी हो जाएगा, सिक्किम बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 32 में और आपसे कह रहा है कि एएसआई ने किस राज्य में स्थित डायमंड ट्रायंगल में विशाल बुद्ध की इस मस्तक की खोज किया है? यानी कि आप देख सकते हैं एएसआई ने किस राज्य में स्थित डायमंड ट्रायंगल में, मतलब डायमंड कैसा होता है? डायमंड होता है आपके कह सकते हैं डायमंड में जो बेस होते हैं वो 9 बेस होते हैं। यानी कि जो भगवान बुद्ध हैं, इनके बुद्ध का जो मस्तक है, मस्तक का जो ट्रायंगल है वो डायमंड के जैसा है। तो इस प्रकार के डायमंड ट्रायंगल के रूप में बुद्ध जी के मस्तिष्क की खोज हुई है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आंसर आपका बी हो जाएगा, आपके उड़ीसा है। याद रखिए उड़ीसा राज्य में डायमंड ट्रायंगल क्षेत्र में रत्नागिरी में एक विशाल बुद्ध की मूर्ति का सिर खोजा गया है। ये कह सकते हैं जो डायमंड ट्रायंगल एक इसमें हिसाब से क्षेत्र की बात कह रहा है ना, ये क्षेत्र की बात कह रहा है कि ये जो है एक क्षेत्र है और ये क्षेत्र आपको पड़ता है उड़ीसा में और काफी बड़ा मस्तिष्क आपका ये आपका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 33 नंबर में और आपसे कह रहा है ब्लू घोस्ट मिशन का जो संबंध वाकई किससे है? ब्लू घोस्ट मिशन का जो संबंध वाकई किससे है? तो ब्लू घोस्ट मिशन का जो संबंध है यहाँ पर जो ऑप्शन है वो नासा का कमर्शियल लूनर है, जिसके बारे में अगर हम बात कर लें तो 33 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये चंद्रमा से जुड़ा है, ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध चंद्रमा से है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 34 और आपसे कह रहा है कि फोर्स और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की वर्ष 2025 की दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो स्थान मिला है देख सकते हैं एक नई जो फोर्स पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की वर्ष 2025 की ये सूची निकाली गई है और इसमें जो स्थान मिला है 34 नंबर में ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 12वां स्थान मिला है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, कुछ इस प्रकार के पॉइंट आपके हैं जिसमें से आपके राजवंशों से संबंधित आपके पॉइंट हैं कि कौन से राजवंश की स्थापना किसने यहाँ पर किया था। देखिए हर्रेक वंश दिया गया है, हर्रेक वंश की जो संस्थापक थे बिंबिसार था और इसकी राजधानियां एक तो राजगृह थी, दूसरी आपकी पाटलिपुत्र थी। अगला शिशुनाग वंश की स्थापना आपको दोस्तों याद रखिएगा शिशुनाग ने किया था और इसकी राजधानी वैशाली थी। नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने किया था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र सिंह ने किया था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र विदिशा में थी। यहाँ पर दिया है कंडव वंश, कौन दिया गया है? कंडव वंश। और दोस्तों कंडव वंश में ये है आपके कौन? वासुदेव थे और इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सातवाहन बहुत बार पूछा गया, सातवाहन जो आपके स्थापना की थी सिमुक ने किया था, सिमुको, है ना। यहाँ पर इक्ष्वाक वंश की स्थापना वशिष्ठ पुत्र संतुमल ने किया था। यहाँ पर कुषाण वंश की स्थापना कड़वशिष्ठ प्रथम ने किया था। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। होड़ वंश की स्थापना तोरमार ने किया था। पुष्यभूत वंश ने नरवर्धन ने किया था, नरवर्धन। और अगला है पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने किया था। चालुक्य वंश के जो कि वातापी के थे, इन्होंने इनमें जयसिंह ने इसकी स्थापना की थी। चालुक्य वंश जो कल्याणी के थे वो आपके तैलभ द्वितीय ने किया था। चालुक्य वंश जो कि वेंगी में थे आपके विष्णुवर्धन ने किया था। राष्ट्रकूट पूछा गया है बहुत बार, याद रखिएगा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती वर्धन ने किया था, ठीक है ना। अगला दिया गया है पाल वंश की स्थापना तो आपकी गोपाल ने किया था। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने किया था। वहीं पर दोस्तों चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने किया था, ठीक है। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने किया था। चंदेल वंश की अगर पूछता है तो आप कहेंगे सर चंदेल वंश की स्थापना नन्हुक ने किया था, नन्हुक। और राजधानी क्या थी? आपकी खजुराहो थी। गंग वंश की स्थापना वज्रहत पंचम ने किया था। यहाँ पर दोस्तों सोलंकी आपका है तो मूलराज प्रथम ने किया था जो गुजरात में था। यहाँ पर आधुनिक चोल आपका विजयालय ने किया था। मतलब यहाँ पर जो आपका दिया है ना, इसके पहले आपने पढ़ा होगा, है ना, बहुत दिन बाद पढ़ रहे हैं, भूल गए होंगे। बाकी बचा हुआ जो आपका है वो आपको कल को मिलेगा। आपको जय हिंद, वंदे मातरम।